डियर स्टूडेंट्स, आज मैं वर्ग 10 के लिए जो मॉडल सेट झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जो ये किया गया है, ये प्रस्तावित है, उसके हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं और आज जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपका। तो आप देखेंगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इतिहास से है। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो उत्तर इसका है वियना। आप जानते होंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यूरोपियन देश है ऑस्ट्रिया, और वहीं की राजधानी वियना है। और वहाँ पर जो है 1815 में एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन की मेजबानी वहाँ का जो चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक, तो यही ड्यूक मेटरनिक ने जो है सो किया था। तो यही ड्यूक मेटरनिक जो है सो उसका ये मेजबानी किया था। अब दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित किए? अब चलिए, अब क्वेश्चन आ गया आपका ज्योग्राफी का, तो यानी इतिहास का ये क्वेश्चन। तो इसका उत्तर है कि भारत में जो है सो अंग्रेजों के द्वारा जो पहला वस्त्र मिल ये किया गया था स्थापित, वो 1854 में किया गया था। और अभी जो मुंबई, जिसका पहले बम्बई नाम था, तो अभी हम मुंबई यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन वो पहले बम्बई था और वहीं पर जो है स्थापित की गई थी। तो आप इसको याद करते चलेंगे। ये जो है सो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसका जवाब लगभग एक वाक्य में देना है। अगला क्वेश्चन अब ज्योग्राफी से आ गया, खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो खरीफ फसल जो है जब बरसात शुरू होती है, यानी जून जुलाई के महीने में, तो वर्षा के प्रारंभ से ये मौसम शुरू होता है खरीफ का, और उसी समय जो है खरीफ फसलों की बुआई होती है, जैसे धान है, आपका ज्वार है, गन्ना है, कपास है। तो ये सब जो है खरीफ के फसल हैं और इनकी बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई जो है सो शीत ऋतु में होती है। तो इस तरह से कुछ फसलों का नाम भी हम यहाँ पर ऐसे उत्तर में आपको हम दे दिए हैं, धान, कपास, गन्ना, मकई, ज्वार, शकरकंद, अरहर, ये सब जो है खरीफ मौसम का जो है सो फसल है। तो ठीक है, अब हम आपको चौथा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया लोकतांत्रिक राजनीति से। लोकतंत्र की दो चुनौतियों को लिखे। आप जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं है। और चूंकि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जब से शुरू हुई है अब तक विकास की ओर है, प्रगति की ओर है, और हमारे देश में कहने का मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल है। फिर भी आप जानते ही हैं कि सफलता तो है, लेकिन उसके पीछे कुछ परेशानी भी होती है, क्योंकि जहाँ गुलाब है वहाँ तो कांटा होगा ही, तो थोड़ा सा इसमें भी परेशानी है। राजनीति में अपराधी तत्वों का प्रवेश ऐसा आज देखने को मिलता है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है, समस्या है। लेकिन ये इस तरह की समस्या है जो समाप्त किया जा सकता है, इसलिए इसको हम चुनौती कह रहे हैं। यानी चुनौती वैसे समस्या को कहा जाता है जिसका समाधान संभव है। दूसरा है आतंकवाद। तो आतंकवाद भी जो है सो आज थोड़ा सा लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह से ये जो हमने दो तत्व दिया, ये दो कार्य, राजनीति में अपराधी तत्वों का प्रवेश और आतंकवाद, ये आज हमारे लोकतंत्र के सामने चुनौती के रूप में हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो सूची, विषयों की सूची तीन तरह की होती है। एक को कहता है संघ सूची, दूसरे को राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब होता है जिस पर केंद्र सरकार को अधिकार होता है केवल, और केंद्र सरकार ही उस पर कानून बना करके और शासन करती है। दूसरा जो ये संघ सूची के बाद फिर राज्य सूची है जिस पर राज्य सरकार को अधिकार होता है। और जैसा कि हमने आपको संघ सूची बताया उसमें 97 विषय हैं, और राज्य सूची जिस पर केवल राज्य को अधिकार होता है उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो उसमें 66 विषय आते हैं। लेकिन एक तीसरी सूची है समवर्ती सूची, इस पर दोनों का अधिकार होता है, केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी। लेकिन अगर केंद्र पहले कानून बना देगा तो केंद्र वाला ही जो है सो प्रभावी होता है, यानी केंद्र को जो है ज़्यादा ये, यानी केंद्र ज़्यादा पावरफुल है समवर्ती सूची के मामले में।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें दो ठो विषय हम दिखा दिए हैं, वन और शिक्षा है। ऐसे तो कुल समवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या है वो है 47 यानी 47। तो 47 विषय जो है समवर्ती सूची के हैं हमारे संविधान के अनुसार। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। मुद्रा विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? मुद्रा रुपया पैसा आप जानते होंगे, मुद्रा उसको कहते हैं, करेंसी आज के ये में कहा जाता है। तो विनिमय, विनिमय मतलब लेन देन, तो लेन देन का माध्यम जो है सो क्यों कहा जाता है इसको? तो बड़ी आसानी से समझ में आपको आ रहा होगा कि यह जो है सो किसी भी वस्तु के खरीद फरोख्त में ये मीडिएटर के मध्यस्थता के रूप में काम करता है, इसलिए इसको विनिमय का माध्यम कहा जाता है। और इसके अभाव में जो है सो वस्तुओं का लेन देन बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए मुद्रा जो है विनिमय के रूप में ये मध्यस्थता काम करता है, इसलिए इसको माध्यम कहा जाता है। फिर है विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। विदेशी निवेश, विदेशी मतलब दूसरे देश के या जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिसको आज के युग में हम लोग कह रहे हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में पढ़े होंगे कि जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में चलता है उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा परिसंपत्ति, परिसंपत्ति वैसे संपत्ति को कहते हैं जो उद्योग लगाने में जो ये होते हैं जरूरत पड़ती है, जैसे भूमि है, भवन है, मशीन है, यानी उपकरणों खरीद में जो खर्च किया जाता है, तो इसको निवेश कहा जाता है। और यही निवेश जब बहुराष्ट्रीय कंपनी करती है, यानी एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाकर करती है, तो उसको विदेशी निवेश कहा जाता है। तो इस तरह से विदेशी निवेश के बारे में समझ में आ गया होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां या एक देश की कंपनी दूसरे देश में जा करके और उद्योग लगाने में जो उसमें ज़रूरत पड़ेगा खर्च, जो खर्च करती है वहाँ इन्वेस्ट करती है, उसी को विदेशी निवेश कहा जाता है। फिर अब हम अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन में भारतीयों के द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। अब थोड़ा पैटर्न बदल गया क्वेश्चन का, अब आंसर जो है अब लघु उत्तरीय हो गया। पहले वाला अति लघु उत्तरीय था, लेकिन अब जो क्वेश्चन है ये लघु उत्तरीय है और इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन में भारतीयों के द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। तो असहयोग आंदोलन आप सुने होंगे, बहुत दिन से इतिहास पढ़ रहे हैं आप, कि यह आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा 1921 में शुरू किया गया था। और असहयोग, जैसा कि असहयोग शब्द से आप जान रहे होंगे ना, सहयोग नहीं करना। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। और यहाँ के लोगों ने कैसे भाग लिया, जरा इस पर हम गौर करें। इसमें कुछ पॉइंट हम दे रहे हैं आपको। पहला है असहयोग आंदोलन में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, यानी यह असहयोग की शुरुआत जो है यहीं से शुरू की गई। और गांधी जी ने आह्वान किया कि जब तक हम ये विदेशियों को सहयोग करते यानी अंग्रेजों को सहयोग करते रहेंगे, तब तक जो है सो ये हमारी बात नहीं सुनेंगे और इनका शासन चलता रहेगा। तो सबसे पहले उसका विरोध किया गया कि उनके द्वारा जो सामान बेचा जाता है यहाँ ला करके, उसका बहिष्कार करो और स्वदेशी अपनाओ। तो यहीं से शुरुआत हुई। साथ ही साथ सरकार द्वारा दी गई पदवियाँ लौटाई गई तथा सरकारी नौकरियों से लोगों ने त्यागपत्र दिया। और क्या किया गया, यहाँ के जो जमींदार लोग होते थे और भी जो वीआईपी लोग होते थे, उनको अंग्रेज सरकार खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए जो है सो पदवी देता था। जैसे राजा लोग को देता था, कोनो के राय बहादुर, कोई के राय साहब, तरह तरह के जो है सो पदवी, या किसी को नाइटहुड क्या क्या, तो गांधी जी को भी दिया गया था। तो इस तरह से उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग जो है इसको ये लौटा दें। और फिर जो है सरकारी नौकरी में जो काम करते थे उन लोगों ने त्याग पत्र दे करके और उन सरकार के प्रति जो है असहयोग की भावना को प्रकट किया। फिर है दूसरा पॉइंट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत शहरों के मध्यम वर्ग के लोग के द्वारा। मध्यम वर्ग के लोग में आ जाएंगे आपको है ये वकील हो गए, शिक्षक हो गए, प्राध्यापक हो गए, ये सब आ गए। और इसमें क्या क्या के विद्यार्थी जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उन लोगों ने भी अपने अपने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया, छोड़ दिया। वकील लोग अदालत जाना छोड़ दिए, शिक्षक लोग विद्यालय में पढ़ाना छोड़ दिए, प्राध्यापक लोग कॉलेज में जाना छोड़ दिए। और इस तरह से उन लोगों ने जो है सो त्यागपत्र देना शुरू किया। तो ये सब असहयोग करने का जो है सब तरीका था। फिर आगे और कैसे इसमें लोग भाग लिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई तथा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। और क्या किया गया कि जो विदेशी वस्तु था, यानी जो अंग्रेज लोग अपने देश से ला करके और यहाँ सामान बेचे थे, उसका बहिष्कार किया गया।
शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, यानी अंग्रेजी शराब जो आता था इंग्लैंड से बिकने के लिए, उसके दुकानों के सामने यहाँ के जो नेता लोग होते थे, जो राष्ट्रवादी लोग होते थे, वे धारणा देते थे और यहाँ से जो खरीदने के लिए भारतीय लोग जाते थे उनको मना करते थे कि ये शराब मत खरीदो, ये इससे अंग्रेजों को पैसा मिलता है और उसी से हमारे ऊपर शासन कर रहा है। तो इस तरह से पिकेटिंग करने का मतलब हुआ कि शराब के दुकान के बाहर जो है धरना देकर के और लोगों को शराब खरीदने से मना करना। इसके बाद है विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और घर घर से जो है सो जो विदेशी वस्त्र जिन घरों में था तो उन लोगों से कहा गया कि आप अपने घर से विदेशी वस्त्र को जो है दीजिए और अब इसका हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, इसके जगह पर हम लोग स्थानीय यानी जो हमारे देश में जो कपड़ा बनता है खासकर खादी के कपड़ा, तो उसको जो है सो अपनाने पर जोर दिया गया। तो इस तरह से ये सब इनका विरोध हुआ। इसके बाद नवा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो आप यहाँ उत्तर हम दे, ये आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, फिर भी हम बतलाते हैं आपको। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो आप जान रहे होंगे कि ब्रिटेन जो है इसका नेता था। ऐसे तो और भी देश थे, रूस था, इटली था, फ्रांस था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो है ब्रिटेन था। और क्योंकि ब्रिटेन में ये भी आप पढ़े होंगे कि भारत में सबसे पहले कल कारखाना मैंने ये बहुत बड़ा औद्योगिक देश था, तो वहाँ पर जो कल कारखाना में वस्तु का उत्पादन होता था, अब जब युद्ध शुरू हो गया प्रथम विश्व युद्ध, तो उन कल कारखानों में जहाँ पर वस्तुएं दूसरे देश में निर्यात के लिए बनते थे, जैसे कपड़ा हो गए और भी जूते हो गए क्या क्या, अब उनके जगह पर युद्ध का सामान बनने लगा, यानी गोली बारूद कहिए या हथियार कहिए, ये सब बनने लगा। अब जिसके कारण हुआ क्या कि उनका जो विदेशी व्यापार था अब अवरुद्ध हो गया और उसका नतीजा हुआ कि भारत जो इंग्लैंड से सामान आता था बिकने के लिए, अब वो आना बंद हो गया। अब भारत में समस्या हो गई कि यहाँ पर जो है सो ये जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो कहाँ से आए, और इस तरह से अब यहाँ के लोग को जो है वो रातों रात एक बहुत बड़ा बाजार मिल गया और भारत के उद्योगपतियों ने उद्योग लगाना शुरू किया, बड़े पैमाने पर उद्योग लगाए गए। और अब केवल भारत के आवश्यकता को ही पूरा नहीं करना था, बल्कि अब ब्रिटेन की भी आवश्यकता को पूरा करना था हमको, क्योंकि अब युद्ध के सामग्री में जैसे ये हो गया आपको सैनिक वर्दी हो गया, चमड़े के जूते हो गए, घोड़े खच्चर के जीन हो गए, और इसके बाद जूट की बोरियां हो गई, तो इस टेंट वगैरह हो गए, तो ये सब का उत्पादन यहाँ से शुरू होकर के अब इंग्लैंड जाने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहला विश्व युद्ध के समय जो है सो भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया था और यहाँ के उद्योगपतियों को बहुत बड़ा मौका मिल गया उस समय उद्योग लगाने का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संस्थान में क्या अंतर है। अब ये आ गया, ये जो क्वेश्चन है ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन को जो है दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक को कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा को कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन हैं जिनका एक बार हम उपयोग करते हैं तो दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं, यानी पुनः उपयोग कर सकते हैं, अर्थात प्रकृति द्वारा जो है उसको पुनः पूर्ति कर दी जाती है। ऐसे संसाधनों के उदाहरण में हम जल को ले सकते हैं, पेड़ को ले सकते हैं, पौधे हैं, वायु हैं, और भी हैं बहुत से, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, तो भूमि है, ये सब जो हैं ये आपको नवीकरणीय संसाधन है। अब दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिनको एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति द्वारा इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है, संभव नहीं है। तो उस तरह के ये अनवीकरणीय संसाधन में हम कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये सब ऐसे संसाधन हैं जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर पाते, यानी उसकी पूर्ति तुरंत नहीं होती है। इसलिए इन लोगों को इन वस्तुओं को जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है या लौह अयस्क है, तो इस तरह के चीज़ों को जो है सो हम अनवीकरणीय संसाधन में रखते हैं, और उसका कारण आप समझ गए होंगे कि इसकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है। अब क्वेश्चन आ गया आपको लोकतांत्रिक राजनीति का। तो दबाव समूह होता क्या है। दबाव समूह एक खास पैसे के लोगों का संगठन होता है जिसका काम होता है कि वो सरकार पर दबाव बना करके
सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, अपने पक्ष में करवाते हैं, या अगर लोग ये उस पैसे के लोगों के विरोध में अगर ये होता है तो उसको कैंसिल करवा देते हैं। तो दबाव समूह के बारे में आप देखिए, लिखा हुआ है पर बोर्ड पर कि समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा विचारधारा के लोग का एक संगठन है अथवा समूह है जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालती है। तो दबाव समूह की कार्यपालन प्रणाली जो है वो लोकतांत्रिक सरकार की गतिविधि के लिए बहुत उपयोगी होती है। कैसे भाई? तो लोकतंत्र में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना जो है अनुचित नहीं है। यानी ये लोकतंत्र का जो है एक ये नियम है, बल्कि कि जब तक आप सरकार पर दबाव नहीं डालिएगा तब तक सरकार आपके बारे में विशेष नहीं सोचेगी। अगर कोई हल्ला गुला ना हो तो सरकार सोचती है कि हमारा शासन खूब बढ़िया चल रहा है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है सो चाहे वो दबाव समूह हो चाहे आम जनता हो, वो जब तक उस तरह की कोई गतिविधि नहीं करती जिससे सरकार को पता चले कि हाँ वहाँ के लोग जो हैं असंतुष्ट हैं, तो दबाव समूह यही काम करती है। दबाव समूह आम नागरिकों की ज़रूरतों से सरकार को अवगत कराते हैं और इससे सरकार को नीति बनाने में सहायता मिलती है। तो दबाव समूह जब हड़ताल करके, आंदोलन करके, बंद बुला करके या धरना प्रदर्शन करके जब सरकार को जो है सो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं तो सरकार को ये समझ में आने लगता है कि वहाँ पर कोई गड़बड़ी हुई है, यानी वहाँ के लोगों में को कुछ कमी महसूस हो रही है, तो सरकार ध्यान देती है और उनके अनुसार फिर नीति बनाती है। इससे सरकार को यह भी पता चलता है कि समाज के विभिन्न समुदाय के लोग क्या चाहते हैं, और इस तरह से दबाव समूह लोकतांत्रिक सरकारों के कामकाज के लिए उपयोगी मानी जाती है। यानी दबाव समूह से लोकतंत्र मजबूत होता है और लोकतंत्र जो है सफलता की ओर बढ़ता है और इससे लोकतंत्र के विकास के लिए अच्छा माना जाता है। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट की व्याख्या करें। श्रीलंका आप जानते हैं हमारे देश के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है हिंद महासागर में, और ये भी हमारे ही तरह गुलाम था अंग्रेजों का, और हमसे बाद में यानी 1948 ईस्वी में जो है यह आज़ाद हुआ था। तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं हम उनको माने 3 वर्ग में विभाजित कर सकते हैं वहाँ के समुदाय को। तो इसमें जो सबसे बहुसंख्यक समुदाय है वह है सिंघली समुदाय। सिंघली समुदाय कहने का मतलब कि इन लोग सिंघली भाषा बोलते हैं। तो ये बहुसंख्यक हैं, यानी ज़्यादा संख्या, यानी वहाँ जितनी जनसंख्या है श्रीलंका की उसका 74% जो है सिंघली भाषा बोलती है। और ये जो धर्म मानते हैं, इनके जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। फिर दूसरा जो समुदाय है इसके बाद है तमिल समुदाय है। तो तमिल समुदाय जो है ये दूसरा समुदाय है जिनकी जनसंख्या वहाँ के कुल जनसंख्या का 18% है, जिसमें कुछ श्रीलंका के मूल निवासी हैं और कुछ जो हैं भारत से गए थे श्रीलंका में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के लिए, अंग्रेजों द्वारा ले जाए गए थे, तो वहीं पर जो है सो बस गए, भारत नहीं आ सके। तो इस तरह से जो है सो अगर तमिलों को कहा जाए तो 2 तरह के हैं, एक हैं श्रीलंका के मूल निवासी और दूसरा है भारत से तमिलनाडु से जो लोग गए थे। तो और ये जो जहाँ तक धर्म मानने की बात है इनकी, तो इसमें कुछ मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। फिर है तीसरा समुदाय जो है ईसाइयों का है। श्रीलंका में कुल जनसंख्या का लगभग 7% ईसाई धर्म के लोग हैं। और इस तरह से श्रीलंका की जातीय बनावट को आप समझ गए होंगे कि वहाँ 3 समुदाय के लोग हैं मोटे तौर पर। एक सिंहलियों का है जो सिंहली भाषा बोलते हैं और बौद्ध धर्म मानते हैं। दूसरा तमिलों का है जो तमिल भाषा बोलते हैं और उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। और तीसरा ईसाई समुदाय के लोग हैं, जब ईसाई जानिए रहे क्रिश्चियन जिसको कहते हैं उन लोग हैं। इनकी जो संख्या है कुल संख्या का 7% है। तो इस तरह से अब आप इसको समझ। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन, ऋण के शर्तों का उल्लेख करें। ऋण आप जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो है ऋण की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। लोग विकास के लिए जो है सो ऋण का उपयोग करते हैं। तो आर्थिक विकास में ऋण की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि ऋण एक ऐसा चीज़ है कि ये परिस्थिति पर भी निर्भर करता है, इससे विकास भी हो सकता है, विनाश भी हो सकता है। तो ऋण 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक ऋण होता है, दूसरा अनौपचारिक ऋण। अब औपचारिक ऋण कहेंगे कि किसको होता है, तो औपचारिक ऋण वैसे ऋण को कहते हैं, यानी वैसे कर्ज को कहते हैं जो बैंकों द्वारा दिए जाते हैं, सहकारी समितियों द्वारा दिए जाते हैं। तो इस तरह के ऋण को जो है सो औपचारिक ऋण कहा जाता है। और अनौपचारिक ऋण है जो गांव में या शहरों में साहूकारों के द्वारा, महाजन के द्वारा
या अपने दोस्त से, रिश्तेदार से लोग लेते हैं, तो इस तरह के ऋण को अनौपचारिक ऋण कहा जाता है। अब आप औपचारिक और अनौपचारिक समझ गए होंगे। तो ऋण देते वक्त कर्जदार जो है, यानी जो कर्ज देता है, यानी जो ऋण देता है, कुछ शर्तों के अनुसार ऋण देते हैं। अब जैसे जहाँ तक औपचारिक ऋण की बात है, अगर आप बैंक से ऋण लेने जाते हैं तो कुछ आपके पास कंडीशन रखेगा वो, जैसे और कुछ आपके साथ जो है सो ये शर्त के साथ आपको ये ऋण देगा। पहला है ब्याज दर निश्चित किए जाते हैं। आप बैंक से जब लोन लेते हैं या ये ऋण लेते हैं तो उसमें ब्याज दर निश्चित किया जाता है कि आपको वार्षिक कितना देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा है समर्थक ऋणाधार की मांग करता है। समर्थक ऋणाधार मतलब यदि अगर बैंक से लोन ले रहे हैं, अगर आप बैंक से आप ऋण लेते हैं तो समर्थक ऋणाधार के रूप में वो आपसे बैंक में अगर आपका कोई फिक्स पैसा है उसका कागज मांग सकता है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी का आपसे कागज मांग सकता है। या अगर कीमती ज़मीन है आपके पास शहर वगैरह में तो उसका भी ये मांग कर सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास कीमती धातु है, जैसे आभूषण वगैरह है, तो वह भी जो है ऋणाधार के रूप में रखेगा, तब आपको ऋण देगा। इसके बाद आगे है कि आवश्यक कागजात की मांग करता है। जैसे मान लीजिए आप नौकरी करते हैं तो नौकरी संबंधी सब कागज ये करेगा। अगर आप जमीन उसको ऋणाधार के रूप में देना चाहते हैं तो जमीन संबंधी सब कागज मांगेगा। इसके बाद है चौथा है भुगतान के तरीके का जिक्र भी जो है औपचारिक ऋण में होता है। जैसे बैंक से जो औपचारिक ऋण आप लेते हैं तो उसमें भुगतान के तरीके का जिक्र रहता है कि आपको इस ऋण को कैसे लौटाना है, कितना दिन में लौटाना है, महीना में कितना देना होगा, वो किस्त आपका बांधेगा और इस तरह से आपको लौटाना होगा। फिर पांचवा जो है ऋण का अवधि का भी जिक्र किया जाता है कि यह ऋण जो है कितना अवधि तक आपको चुकाना होगा, और उसी के अनुसार आपका किस्त जो है वो फिक्स करेगा और आपको ऋण लौटाना होगा। तो इस तरह से उपयुक्त जो शर्तें हैं व्यावसायिक बैंक या सहकारी समितियां आवश्यक रूप से मनवाती है। लेकिन अगर ही आप अनौपचारिक ऋण अगर आप ले रहे हैं, जैसे कोई साहूकार से लेते हैं, महाजन से लेते हैं, कोई संबंधी रिश्तेदार से लेते हैं, तो वो आपसे ये शर्त मनवा भी सकता है और नहीं भी मनवा सकता है, क्योंकि अनौपचारिक ऋण में जो है सो उसके महाजन के ऊपर या ऋण देने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे ऋण देगा। तो आपसे ऋण आधार मांग भी सकता है, नहीं भी मांग सकता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का जवाब पूरा हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपका हम अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं तीन उद्देश्य, यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1995 को। और हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों यह स्थापित किया गया, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्यों की गई और किसने किया। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अवरोध मुक्त तथा उदार बनाना पहला काम है इसका। तो जैसा कि आप अगर जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप सुनिए, ये जो संगठन है विकसित देश जो है से इसको बनाए हैं। ये विकसित देशों का संगठन है और इसका पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अवरोध मुक्त तथा उदार बनाना। यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं बड़े बड़े देशों की, विकसित देशों की, वो अबाध गति से यानी दूसरे देशों में जाकर के और बिना अवरोध के, बिना कोई रुकावट के व्यापार कर सके, इसके लिए यह संगठन काम करता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करना। यानी जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, यानी एक देश से दूसरे देश के साथ, तो कौन कौन नियम का पालन करना होगा, ये नियम निर्धारित करता है WTO। तीसरा है विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार का समान रूप से विकास में मदद करना। तो एक ये भी है कि अब जैसे मान लीजिए कि कोई विकसित देश है, कोई विकासशील देश है, तो सबों को जो है सो एक दूसरे देश के साथ व्यापार करने का अधिकार होना, इसका कहना है WTO का। लेकिन विकसित देश द्वारा चूंकि यह स्थापित किया गया है, तो ऐसा व्यवहार में देखा जा रहा है कि यह विकसित देश का ज़्यादा पक्ष लेता है, यानी विकासशील देशों के साथ ही भेदभाव करता है। उदाहरण के तौर पर आपको हम बतलाते हैं कि विकसित देश जो है सो अगर विकासशील देश उनके यहाँ कोई व्यापार करना चाहता है तो अवरोध लगा देता है, और विकसित देश कहता है विकासशील देश को कि हमारे लिए कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। एक दूसरा क्या इन लोग काम करता है कि विकसित देश जो है अपने देश में खास करके कृषि क्षेत्र में किसानों को जो है सो ज़्यादा सब्सिडी देता है, ज़्यादा रियायत देता है, जबकि वही विकसित देश जो है WTO से दबाव बनवाता है विकासशील देश पर
कि तुम जो है अपने यहाँ किसानों को या कृषि क्षेत्र में जो सब्सिडी देते हो उसको बंद करो। तो ये जो है बेईमानी की बात है, और यहाँ पर हमें ही इसको मान करके चलते हैं कि यह विकसित देशों को साथ देता है और विकासशील देशों के साथ जो है ये अच्छा व्यवहार इसका नहीं है। तो ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन अब आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब जो है सो थोड़ा बड़ा बड़ा आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। ये क्वेश्चन इतिहास विषय का है। और मुद्रण आप जानते होंगे छापाखाना, यानी जब छापाखाना की शुरुआत हुई दुनिया में, यानी मुद्रण संस्कृति की, तो यहाँ यूरोप के बारे में हम चर्चा करेंगे। काहे कि निरंकुशवाद के खिलाफ सबसे पहले यूरोप में जो है आवाज उठा था। तो यूरोप में मुद्रण संस्कृति के प्रचार प्रसार से वहाँ के समाज में कई तरह के परिवर्तन होना शुरू हो गया। मुद्रण संस्कृति ने यूरोप में क्या क्या प्रभाव जमाना शुरू किया, जरा इसको हम देखते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं कि मुद्रण संस्कृति यानी छापे खाने के कारण बड़ी संख्या में किताबें छपने लगे, ठीक है, तथा समाज के हर प्रकार के लोगों तक पहुंचने लगी, जिससे लोगों के ज्ञान में वृद्धि हुई। अब क्या हुआ कि किताब छपने के कारण जो है जो दार्शनिक लोग थे, जो विद्वान लोग थे, अपने अपने विचार को जो है सो फैलाने लगे, और अब किताबों के द्वारा जो है आम लोग भी जो है सो उनके विचारों को सुनने लगे, जानने लगे, समझने लगे और प्रभावित होने लगे। अच्छा, इसके बाद और क्या हुआ कि छापे खाने के कारण दार्शनिकों तथा विद्वानों ने निरंकुशवाद तथा अंधविश्वास के खिलाफ अपने विचारों को किताबों में लिखकर लोगों तक पहुंचाने लगे, जिससे निरंकुशवाद और अंधविश्वास को टिकना मुश्किल हो गया। अब ये जो दार्शनिक लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उन लोगों ने क्या किया कि उनके देशों में या यूरोप महादेश में खास करके जो निरंकुशवादी शासक से जो थे, जो अपने को कहते थे कि हमको ईश्वर ने जो है सो राजा बनाकर भेजा है, हमको कोई ये विश्व में नहीं हरा सकता है। अच्छा, उसी तरह से ये जो चर्च वाले लोग थे, इन लोग का था कि हम जो है सो ईश्वर से सीधे आपका जो है सो मरने के बाद हम संपर्क कराएंगे और वे मुक्ति प्रमाण पत्र। तो इस तरह के अंधविश्वास पर इन्होंने कुठाराघात किया और लोगों तक जो है सो इस अंधविश्वास के खिलाफ अपने विचार फैलाना शुरू किया। तीसरा है, दार्शनिकों और विद्वानों के विचारों ने यूरोप के लोगों के दिमाग को हिलाकर रख दिया। अब वे विवेक और बुद्धि के संचार से चर्च और निरंकुशवाद के खिलाफ खड़े हुए। एक विद्वान था, आप नाम सुने होंगे, उसका नाम था बेंसिटन मार्सिस। उसने लिखा था कि छापा खाना प्रगति का सबसे शक्तिशाली औजार है और इससे जो जनमत बनेगी, यानी लोगों का जो राय बनेगा, उस आंधी में निरंकुशवाद बह जाएगा। कहने का मतलब कि दार्शनिकों और विद्वानों के जो विचार थे यूरोप के लोगों को बहुत प्रभावित किया और अब लोग सोचने लगे, उस पर विचार करने लगे। और ये जो विद्वान और दार्शनिक थे वो निरंकुशवादियों से और वो जो अंधविश्वासी जो धर्म के ठेकेदार थे उन लोगों से तर्क करने को तैयार थे कि आओ अपने विचार लेकर के और हम भी अपना विचार देते हैं और देखो कि कौन उचित है कौन अनुचित है। फिर है चौथा पॉइंट, छापे खाने उनके विचारों को बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया और इससे बहस तथा वाद विवाद की संस्कृति विकसित हुई। अब कोई भी काम करने के पहले या राजा के विचार को मानने या ये जो चर्च वाले लोग थे, यानी जो धार्मिक ठेकेदार थे, उन लोग को बात को मानने से पहले अब बहस होती थी, उस पर चर्चा होती थी, उस पर डिबेट होता था, उस पर तर्क होता था और इस तरह से व्यवस्था करके लोगों में एक विवाद की संस्कृति, वाद विवाद की संस्कृति, डिबेट की संस्कृति वहाँ पैदा हुई। तो इस तरह से जो है सो ये आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। अब है 16 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह लोकतांत्रिक राजनीति का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। तो विद्यार्थियों, आप जानते हैं कोई भी देश है तो वहाँ सामाजिक विविधता होगा ही, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, समुदाय के आधार पर हो, कहीं की तो आप भी सुने होंगे कि रंग के आधार पर भी भेदभाव हुआ है दुनिया में। तो सामाजिक विविधता का होना किसी भी देश में एक अनिवार्य परिस्थिति माना जाता है, चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश हो। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें इन विविधताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर और इनके बीच संभावित आपसी जो टकराव की संभावना होती है, जो हिंसा की संभावना होती है, उसको बढ़ने से रोका जा सकता है।
और यह व्यवस्था लोकतंत्र ही अच्छा से अच्छा दे सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विविधता को समान पूर्वक देखा जाता है। यानी अगर कोई देश में कई तरह के ये जैसे ये है विविधता है, जैसे जाति के आधार पर हो सकता है। अब अपने देश में देखो, भारत में यहाँ कई भाषा के लोग हैं। दक्षिण भारत में जाओ तो कहीं कन्नड़ है, तो कहीं तमिल है, कहीं तेलुगु है, कहीं मलयालम है, कहीं मराठी है। अब इधर उत्तर भारत, इधर बंगाल तरफ है, बंगाली है, उड़िया है। तो इस तरह से बहुत भाषा के लोग हैं। अच्छा, उसी तरह से जाति तो पूछना ही नहीं है। भारत, हालांकि जानते होंगे आप लोग कि जाति व्यवस्था पूरे दुनिया में भारत में ज़्यादा है, भारत में ही है केवल, मान के चलिए। तो इस तरह से हमारा देश तो और भी इसमें जो है सो बहुत आगे है विविधता के मामले में। लेकिन ये इस तरह की विविधता होना लोकतंत्र में सम्मानपूर्वक, यानी एक प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है, और एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी हमारे देश की कि इतना बड़ा देश, इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम शांति और सौहार्द का वातावरण कायम किए हुए हैं। तो कहने का मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विविधता को संभालना या संभाला जा सकता है और लोगों के बीच सौहार्द का वातावरण बनाया जा सकता है, और इसके लिए हमारा देश उदाहरण है। तो इसके लिए एक पॉइंट है, पहला, लोकतंत्र में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों के हर भाषा का सम्मान किया जाता है। अब जैसे कि हम भारत के देखते हैं, भारत में बहुत भाषा के लोग हैं, इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारे संविधान में 22 भाषा को जो है सो स्वीकृति दी गई है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इस 22 भाषा में किसी भी भाषा में आप कोई भी प्रतियोगिता की परीक्षा दे सकते हैं, बशर्ते कि ऑप्शन के रूप में आपका वो विषय होना चाहिए। तो इस तरह से जो है अच्छा। और दूसरी बात, हर भाषा ये वाले राज्य को जो है अपने भाषा में राज्य का कार्य करने के लिए अधिकार है संविधान में। इसके बाद भाषा के विकास के लिए उनको पूरा छूट है, आप अपना स्कूल खोल सकते हैं, आप उसका प्रचार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में खासकर हम जैसा कि देख रहे हैं कि विविध प्रकार के भाषा होने के बाद भी सभी को जो है सो यहाँ सम्मानपूर्वक देखा जाता है, और संविधान में उनको जगह दे करके, और यह जो है सो बहुत ही अच्छा काम किया गया है हमारे देश में। फिर हम आगे देखते हैं। दूसरा, लोकतंत्र में चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी को वोट देने का अधिकार होता था, सभी को वोटों का मूल्य बराबर होता है। अब देखिए, अब होता क्या है कि गरीब अमीर एक भेदभाव वाला चीज़ है, लेकिन हमारे देश में किया कहा गया है कि उनको राजनीतिक समानता दी गई है। यानी गरीब हो या अमीर हो, अगर वो वोट देता है तो दोनों के वोट का कीमत बराबर होगा। अच्छा, एक बात। दूसरी बात कि हर कोई को चुनाव लड़ने की जो है सो यहाँ अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से सबको इसमें समानता दिया गया। अच्छा, तीसरा है, लोकतंत्र के कारण लैंगिक और समानता में भी कमी आई है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार है, तो अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, नौकरी में व्यवसाय चुनने का अधिकार, सब दे करके, और महिलाओं को भी जो है सो बहुत उचित स्थान दिया गया है हमारे देश में। कहा है कि उनको ये नहीं कि लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया है, बल्कि उनको राजनीति में चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब शिक्षा की बात है तो शिक्षा पाने का अधिकार है पुरुषों के जैसा। दूसरा, नौकरी कर सकती है, अच्छे से अच्छे नौकरी, और अभी देखने में आप देखिए रहे हैं कि आज अच्छे अच्छे पोस्ट पर जो है सो महिलाएं जा रही है हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो या कला का क्षेत्र हो, सब में जो है आगे बढ़ रही है। व्यवसाय चुनने का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से जो है सो ये व्यवस्था किया गया है। अगला पॉइंट है, लोकतंत्र में सभी धर्मों को समान रूप से आदर किया जाता है। आप जानते हैं कि हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, बल्कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी यहाँ सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखा गया है और सभी के प्रति बराबर सम्मान प्रकट किया जाता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, यह हमारे संविधान में छूट है, और कोई भी धर्म एक दूसरे धर्म की आलोचना नहीं कर सकता है, इसकी भी व्यवस्था है। तो इस तरह से कोई भी आदमी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। उसके लिए जो है सो अपना अलग अलग विद्यालय भी लोग खोलते हैं अपने अपने धर्म के लिए। तो ये सब करके, और हमारे देश में एक बहुत बड़ी व्यवस्था ही की गई है। फिर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव तथा छुआछूत समाप्त कर दिया गया है। खासकर जैसे रेलों में, बसों में, होटलों में, विद्यालयों में कोई भी व्यक्ति छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकता है। जब हमारे यहाँ इंग्लिश पीरियड हुआ करता था, औपनिवेशिक शासन था, तो इस तरह जो है यहाँ पर बड़ी भेदभाव किया जाता था, और औपनिवेशिक सरकार जो है यहाँ
कि लोगों में आपसी फूट डालने के लिए भेदभाव करवाती थी, छुआछूत का भेदभाव या और भी धर्म के आधार पर भेदभाव। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस कमी को देखा गया और इसको दूर किया गया, और अब भारत के सभी लोग जो है सो इससे मुक्त हैं, यानी कोई भी आदमी छुआछूत नहीं मान सकता है कहीं, चाहे वो बस में सफ़र कर रहा हो, कोई भेदभाव नहीं होगा, होटल में या विद्यालय में भी जो है ये पढ़ने लिखने के क्षेत्र में कहीं भी कोई भी भेदभाव जाति के आधार पर नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये लोकतंत्र में ये किया गया। फिर है अगला, लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल तथा अल्पमत प्राप्त राजनीतिक दल सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं तथा देश के विकास में दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आप देखते होंगे राजनीतिक दल में दो तरह के, एक है जो चुनाव जीत करके सत्ता में होते हैं, और दूसरा जिनको कम मत आता है, यानी जो अल्पमत में होते हैं, वो ये विपक्षी भूमिका निभाते हैं, लेकिन दोनों मिलकर के जो है देश के विकास के लिए काम करते हैं, नीति बनाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। इस तरह से अब हम अगला क्वेश्चन हमारा है, ये अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। मुद्रा यानी करेंसी अभी उसको कहते हैं हम लोग अभी। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में मुद्रा की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब ये सोचने की बात है, पैसे नहीं रहेगा तो विकास कैसे होगा। तो कहने का मतलब कि मुद्रा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अर्थशास्त्र के अनुसार एक परिभाषा, एक छोटा सा एक लाइन है, मुद्रा के 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान, यानी 4 चीज। कौन कौन महान कार्य? पहला माध्यम है, दूसरा मापन है, तीसरा संचय है, चौथा भुगतान है। माध्यम मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा वस्तु विनिमय का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है, यानी कोई भी वस्तु का आप खरीदने जाते हैं तो मुद्रा की जरूरत होती है। अब जरा कल्पना करो, मुद्रा नहीं रहेगा या एक समय में मुद्रा नहीं था तो लोगों को कितना दिक्कत उठाना होता होगा, और वस्तु का लेन देन माने अदला बदली होता था। आज के युग में ये संभव नहीं है, इसलिए अभी जो है मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इससे मुद्रा को होने से लेन देन आसान हो गया है। दूसरा है मापन। अब जब मुद्रा है तो मुद्रा के द्वारा हम किसी भी वस्तु का मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी उसके मूल्य को निर्धारित कर सकते हैं। तो मुद्रा से मूल्य निर्धारण करने में बहुत सुविधा होती है, और इसलिए इसको मापन कहा गया है। तीसरा है संचय। मुद्रा को हम आसानी से कहीं भी सुरक्षित रख सकते हैं, इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो इस तरह से ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा है भुगतान। किसी भी अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपने वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में ही स्वीकार करना चाहता है। अगर आप कोई वस्तु लेने जाते हैं या वस्तु बेचने जाते हैं तो आप भी चाहिएगा कि हमको इसके बदले में मुद्रा मिले। अगर आपको कोई कहे कि नहीं हम ये वस्तु दे रहे हैं, ये वस्तु दीजिए, अब आपको उस वस्तु की जरूरत नहीं है जो दे रहा है, अब बताइए कितना परेशानी होगा। तो कहने का मतलब कि भुगतान जो है मुद्रा में ये माने वस्तु के लेन देन में बहुत ये महत्वपूर्ण ये साधन है। तो इस तरह से उपयुक्त तरीके से किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में मुद्रा जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी उसकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, जल दुर्लभता क्या है तथा जल का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो जल आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि वर्षा सब दिन नहीं होती है, बरसात के कुछ महीनों में होती है, और उसी पानी को हमको साल भर तक जो है सो उपयोग करना पड़ता है। अच्छा, तो दिनों दिन अक्सर अब देखा जा रहा है कि जनसंख्या तो बढ़ रही है, और दूसरे जो बारिश होती थी पहले की अपेक्षा कम होती जा रही है। अच्छा, जो बारिश होती भी है तो कई कारणों से अब ज़्यादा प्रदूषण की समस्या हो गया, तो प्रदूषित जल होने से भी जो है सो जल उपयोग लायक नहीं रहता है। तो इस तरह से अब जल जो है दुर्लभ होते जा रहा है। तो पानी की इसी कमी को जल दुर्लभता कहा जाता है। वर्तमान समय में जल का संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। अगर हम जल को सही ढंग से खर्च नहीं करेंगे, अगर हम उसके दुरुपयोग पर रोक नहीं लगाएंगे, अगर हम उसको प्रदूषित होने से नहीं बचाएंगे तो जल की कमी बहुत ज़्यादा होने लगेगी, और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो जल की बहुत अभाव महसूस करेंगे। यानी ऐसे भी आप जानते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जल का संरक्षण इसलिए भी आवश्यक हो गया है क्योंकि जैसा कि हम आपको बतलाएं कि वर्षा जल कुछ ही महीने प्राप्त होता है, और जो जल उपलब्ध होता भी है वो विभिन्न कारण से प्रदूषित होता जा रहा है। तो अतः जल का संरक्षण आवश्यक है। तो इसके लिए हम क्या क्या तरीका अपनाएंगे संरक्षण के लिए? तो पहला तरीका है अधिक जल संग्रह के लिए अधिक जलाशयों का निर्माण। यानी जलाशय करने का मतलब जैसे तालाब बनाइए, झील बनाइए,
कुआं बनाई और उसमें जो है सो जल हम संग्रह करके रखेंगे, ताकि उस समय जब वर्षा नहीं होती है तो हम उसका उपयोग कर सकें। फिर है भूमिगत जल में वृद्धि करना। भूमिगत जल यानी बड़ा बड़ा, जैसे माने नदी है, नदी पर डैम बनाएंगे, डैम बना करके पानी इकट्ठा करेंगे, बहुत बड़ा जलाशय बनेगा, उसका पानी रिस रिस कर नीचे जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर लेवल का स्तर बढ़ेगा, तो भूमिगत जल में वृद्धि होगी। फिर है वर्षा जल का संग्रहण करना। आप सुने होंगे खासकर राजस्थान में या शुष्क इलाके में जहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ क्या किया जाता है कि जो छत पर जो पानी जमा होता है, वर्षा का जो पानी गिरता है छत के ऊपर, उसको लोग नीचे आंगन में या घरों में टंका, बड़ा बड़ा टंका, टंकी में मत कहिए, बड़ा बड़ा टाँका कहिए, बना करके उसका ये करते हैं, माने संग्रह करते हैं। और जब वर्षा की कमी होती है, जब पानी की कमी होने लगती है, तो उसको निकाल करके उसका उपयोग करते हैं। फिर है डी है नदी के पानी को बांध बना कर रोकना। तो अब जानते हो कि वर्षा जो होती है तो पानी जो हमको मिलता है वर्षा के रूप में, उसका 91.5% पानी बह करके नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है वापस, यानी 8.5% पानी हम रोक करके रख पाते हैं। तो अगर अधिक से अधिक हम नदी को अगर हम बांध करके उसका हम पानी रोकें, तो यह हमारे लिए जो है आगे बहुत उपयोगी होगा, यानी पानी का उपयोग हम बहुत आसानी से कर पाएंगे, यानी उसके कमी को जो है सो हम दूर कर सकेंगे। तो इस तरह से उपयुक्त तरीके अपना करके और जल का संरक्षण हम कर सकते हैं, और जल की जो दुर्लभता की समस्या है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब एक अंतिम क्वेश्चन बच गया है, और यह जो क्वेश्चन है वो मानचित्र से संबंधित है। इसमें कुछ खनिज उत्पादक केंद्र और पतन के नाम का मिलान करना है, और वो मैप में दिया हुआ है। तो इसको हम देखते हैं। इसको देखें। अब आपका मैप बनते जा रहा है। इस तरह से अब आपका मैप तैयार होते जा रहा है। आपको हम राज भी दिखा दे रहे हैं। अब आपका मैप तैयार हो गया है, और इसमें जो है एक देखा यहाँ है हजारीबाग है, तो पहले हजारीबाग लेते हैं। इसके बाद अजमेर है, अजमेर लेते हैं, राजस्थान चलते हैं। इसके बाद लव अयस्क दिखाया गया है, ये उड़ीसा और झारखंड का बॉर्डर है। और एक नंबर में हो गया हजारीबाग, 2 नंबर में अजमेर हो गया, 3 नंबर लव अयस्क का क्षेत्र है, 4 में हम विशाखापट्टनम आते हैं, और 5 में मंगलुरु है। अब इसको मिलान करना है कि कौन कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर लेते हैं, यानी हजारीबाग। यह है हजारीबाग, और हजारीबाग जो है सो यहाँ पर मिनरल्स में कोयला, एक कोयला का क्षेत्र है। दूसरा नंबर है अजमेर, ये राजस्थान में है, और ये अबरख के लिए जाना जाता है, अबरख के लिए जाना जाता है। तीसरा नंबर में है लौह अयस्क क्षेत्र, और ये झारखंड और उड़ीसा का बॉर्डर है, यानी सिंहभूम जिला में सिंहभूम हो गया, और प्लस उड़ीसा है, यानी मयूरभंज जिला है उड़ीसा का।
इसको मयूरभंज कहा जाता है। तो ये जो है ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। और इसके बाद चौथा नंबर है विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम जो है ये विशाखापट्टनम है। और ये विशाखापट्टनम जो है ये समुद्री पत्तन है, यानी बंदरगाह है। ये बंदरगाह है। इसके बाद पांचवा नंबर है न्यू मंगलुरु, इसका नाम है। न्यू मंगलुरु कहते हैं इसको। न्यू मंगलुरु, और ये भी जो है समुद्री पतन है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन का भी आंसर आपका सही हो गया। और अब आपका करीब करीब आज के जितने भी क्वेश्चन थे सब पूरा हो गया। और आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपसे हम विदा लेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। और तब तक के लिए आप लोगों को थैंक्स।